दोनों अपने फाइनेंस मिनिस्टर में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं टैक्स बचाओ अभियान की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 मार्च बस आने ही वाली है और ऐसे में आप कहीं गलत निवेश विकल्प में अपने पैसे ना अटका दें, आप गलत तरह का प्रोडक्ट ना खरीद लें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी जागरूकता फैलाई जाए और इसीलिए हम ये अभियान, ये मुहिम लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि कैसे सही तरीके से आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। आज हमारा मुद्दा है एनपीएस में निवेश करने का, म्यूचुअल फंड के जरिए टैक्स बचत लेने का और साथ ही टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले बात करना चाहूँगी, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आप खास तौर से ऐसे शख्स हैं जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अब पैसे लगा रहे हैं, तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए कई सारे ऐसे विकल्प हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। बहुत कुछ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट ना खरीदें जहां पर आप केवल टैक्स बचाने के लिए ही पैसे लगा रहे हैं। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से देखा जाए तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, भले ही हम फिक्स्ड इनकम की तरफ से देखें या हम इक्विटी बाजार से जुड़ा कोई प्रोडक्ट देखें, तमाम तरह के विकल्प हैं जिनको अगर आप अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग का हिस्सा बनाते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। और इसीलिए ये पेशकश भी हम लेकर आए हैं ताकि जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला अपनी गाड़ी कमाई को लेकर ना कर लें। लेकिन सुनील जी, एनपीएस जो कि आपको टैक्स बेनिफिट देता है, एटीसी और एटीसीसीडी के तहत आपको जो है टैक्स वहाँ पर निवेश करने पर आपको टैक्स छूट मिलती है और बहुत लोकप्रिय रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी हो चुका है लोगों का। जितनी जागरूकता फैल रही है उसको लेकर उतना लोग एनपीएस में पैसे भी लगा रहे हैं। बहरहाल, इसके टैक्स सेविंग ऑप्शंस की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अब तो ये आम जनता के लिए एनपीएस खुल गया है, लेकिन टैक्स बचत की जो प्रावधान है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है? क्या ऐसा कुछ है एनपीएस में? पीएस को लेके बड़ा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि नई टैक्स रिजीम में भी इसमें छूट मिलेगी और कुछ कहते हैं नहीं मिलेगी। तो गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, ये ऐसी पोजीशन है। देखिए, एनपीएस में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं तो आपका एम्प्लॉयी जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और बड़े खुशी की और बड़े मजे की बात यह है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नई रिजीम में भी और पुराने रिजीम में भी दोनों में छूट मिलती है, केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मिलती है। और जहां तक आपने कहा कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट एम्प्लॉई और स्टेट एम्प्लॉईज में कुछ फर्क है, तो बिल्कुल फर्क है, लेकिन वो खाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेकर है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो 14% तक, 14% तक आपकी सैलरी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और वो टैक्स फ्री होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, किसी पीएसयू के हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, तो आपका एम्प्लॉयर केवल 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है एज ए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की छूट मिलती है सेक्शन 80 CC D 2 में, चाहे नया रिजीम है चाहे पुराना रिजीम है। जहां तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात है, यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपको 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलती है, लेकिन वो पुरानी रिजीम मिलती है एटीसी के साथ में। तो आप 2 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं पुराने रिजीम के लिए। नए रिजीम के लिए ये छूट आपको नहीं मिलती है। नए रेजिम में मेरे ख्याल से इंटेंशन यही है कि आपके पास टैक्स सेविंग बेनिफिट नहीं होंगे, लेकिन आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा होगी और इसीलिए तमाम तरह की टैक्स छूट जो है वो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एनपीएस में निवेश करने के लिए तो आपके पास टैक्स बचत के प्रावधान है, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप टैक्स ट्रीटमेंट समझ ही रहे हैं सुनील गर्ग जी, तो आप विड्रॉल को लेके भी जो टैक्स नियम है वो भी समझें, वो भी बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि टैक्स बच रहा है। इसीलिए आपने एनपीएस में पैसे तो लगा लिए हैं, लेकिन जब पैसे लेने का वक्त आ जाएगा तब कैसे टैक्स लगेगा और कितना पैसा हाथ में लगेगा, ये बता दें। देखिए सर, नाम ही एनपीएस है, यानी नेशनल पेंशन प्लान, और इसका मतलब है कि आपको अपने भविष्य को सेव करने के लिए, फ्यूचर को बचाने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो जब आप सुपर एन्युएशन की एज में आते हैं, यानी 60 इयर्स की आपकी एज होती है, तो आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं कॉर्पस को। चाहे आपका कॉर्पस है, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन डाल दिया उसमें। कंडीशन ये है कि आपको 60% वो कॉर्पस आप विथड्रॉ करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पे कोई टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन जो 40% बाकी बच गया आपका,
मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, 60 लाख आप विथड्रॉ कर लीजिए 60 साल की एज में, कोई टैक्स नहीं है। बाकी 40 लाख रुपए पर आपको एन्युटी प्लान लेने पड़ेंगे, मंथली पेंशन प्लान, और वो जो मंथली पेंशन आपको आएगी, जो एन्युटी आपको आएगी, वो टैक्सेबल होगी। हाँ, एक सरकार ने सहूलियत और दे दी है एनपीएस में। मान लीजिए 3 साल के बाद में आपको पैसे की ज़रूरत है, बीमारी के कारण है, आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको मकान बनाना है, कोई भी रीज़न वैलिड रीज़न है, तो आप 25% 25% तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस में, प्री मैच्योर विथड्रॉ उसे हम कहते हैं, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द स्कीम। और वो 25%, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि केवल आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका कॉर्पस है, एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन है, उसी को विथड्रॉ कर सकते हैं और वो भी टैक्स फ्री होगा। हाँ, 5 लाख रुपए से आपका अगर कॉर्पस कम है, 5 लाख रुपए का, तो आप पूरा कॉर्पस विथड्रॉ कर लीजिए और वो भी टैक्स फ्री होगा। इन केस ऑफ डेथ, भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, तब आप जो पैसा विथड्रॉ करते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। चलिए सुनील गर्ग जी, यहाँ पर क्योंकि हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और एनपीएस को लेकर तमाम आपने बातें बताई हैं, ये भी जानना होगा हमें कि अगर हम एटीसी के तहत ही देखें तो आपके पास रिटायरमेंट के लिहाज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से एक म्यूचुअल फंड का रिटायरमेंट प्रोडक्ट भी है जहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। ये जो प्रोडक्ट है, इसमें आप 1.5 लाख तक की आपको छूट मिलती है निवेश करने पर। हाँ, बिल्कुल मिलती है, लेकिन पुराने रेजिम में मिलती है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए, आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश कर दीजिए, आप 5 साल की एफडीआर में कर दीजिए या एनपीएस में कर दीजिए, पीपीएफ में कर दीजिए। ये सारे के सारे एट पार हैं। अगर एटीसी की बात करें, तो सब में 1.5 लाख की छूट मिलती है, लेकिन सबका ट्रीटमेंट अलग-अलग है। और आपको पता होगा कि इस बार म्यूचुअल फंड में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी एक प्रोविजन लेके आई है कि अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है, यानी जो डेट पे पैसा लगाते हैं, वो हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 36 महीने के बाद भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा, उसपे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे समझनी है, आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश तो करते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आम रेगुलर म्यूचुअल फंड से कितने अलग होंगे? पार्डन? डेट म्यूचुअल फंड? नहीं, हम जो म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक तो ये बताएं हमें कि एटीसी के तहत खैर आपने यहाँ पे फ़ायदा ले लिया 1.5 लाख का, लेकिन अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में प्लान कर रहे हैं, तो क्या इनमें कोई लॉक इन पीरियड होता है? साथ ही ये जो आम म्यूचुअल फंड है, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है, जो नॉर्मल इक्विटी स्कीम्स है, उसके मुकाबले कितने अलग होती हैं? देखिए, जनरली जो आपके पास में, जैसे एनपीएस में भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पैसा कहाँ पर लगाना है। आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है, इक्विटी में लगाना है या डेट में लगाना है। ये आपकी आपके प्रेरोगेटिव पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जो एटीसी वाले म्यूचुअल फंड है, वो एक लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं। जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, वो 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आता है। आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है और आपको एटीसी की छूट मिल जाती है। आप जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो जैसे आपको पता होगा कि आप इक्विटी लिंक में लगाते हैं, जो इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स है, लिस्टेड म्यूचुअल फंड है, तो वहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट दूसरा है। वहाँ पे 12 महीने में वो टैक्स लॉन्ग टर्म हो जाता है और आपको टैक्स केवल 10% लगता है, और 1 साल में आप 1 लाख रुपए तक कोई अगर कैपिटल गेन आपको होता है, तो वही आपको छूट मिलती है। राइट, चलिए क्विकली अभी एक टैक्स सेविंग एफडी का भी हम जिक्र कर देते हैं, और एक बार फिर से बता दें, ये तमाम टैक्स बचत योजना जो आपको बताई जा रही हैं, वो आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नई टैक्स रजीम में आपके पास टैक्स बचाने के कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन आपको खुद ही संज्ञान लेना होगा और अपनी निवेश की रणनीति आपको बनानी होगी। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताइएगा कुछ, सुनील जी। देखिए, एटीसी में भी आप 5 साल के लिए टैक्स सेविंग्स एफडीआर कर सकते हैं। उनका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। जैसे ही आप पैसा लगाते हैं, किसी भी आप एनबीएफसी कंपनी में, किसी भी बैंक में पैसा लगा सकते हैं, 5 साल की एफडीआर, और वो एटीसी में 1.5 लाख की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। और अगर आपने उस पैसे को बीच में विथड्रॉ कर लिया, उस एफडीआर को तुड़वा दिया, तो जो आपने 1.5 लाख की छूट क्लेम की थी, वो आपको वापस उस पे टैक्स देना पड़ता है। ऐसी एक और स्कीम होती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आपको पता होगा, बड़ा इसमें सीनियर सिटीजन में इसको लेके बड़ा ही अट्रैक्शन है, और इसको 30 लाख की लिमिट सरकार ने कर दी कि 30 लाख रुपए तक आप उस एफडीआर स्कीम में जमा करवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन। लेकिन उसमें भी आपको ये याद रखना है कि आपको 1.5 लाख की छूट तो मिलती है, पर अगर आपने उसको प्री मैच्योर विथड्रॉ कर लिया, तो जो 1.5 लाख की छूट आपने क्लेम की थी, वो वापस पे टैक्स देना पड़ जाता है।
चलिए, टैक्स बचाओ अभियान में आज के लिए हमने एनपीएस पर बात की है, रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड पर बात की है और टैक्स सेविंग एफडीज पर बात की है और ऐसे ही इस तरह की पेशकश जो है हम आगे भी लेते आएंगे। लेकिन फिलहाल सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन टैक्स बचाओ अभियान में अगर आप चाहते हैं कि हम आपके भी सवालों को शो में शामिल करें, तो अपने सवाल आपको भेज देने हैं हमें व्हाट्सएप करके, या आपको अपने सवाल यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं ताकि आपके टैक्स से जुड़े सवाल भी हम शो में शामिल करें। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब।